राज्य में रहने वाला हीरो का व्यापारी हीरालाल बहुत बड़ा धनवान था। उसके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। वो बहुत बड़ी हवेली में रहता था। एक दिन उसके दरवाजे पर एक भिखारन आती है। भगवान के लिए इस गरीब को कुछ दे दीजिए मालिक, थोड़ा धन दीजिए, आपको गरीब की दुआ मिलेगी। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी आपके लिए कि आपका घर हमेशा धन धान्य से भरा रहे। ए भिखारन, मैं तुम्हें धन तो देता हूँ, परंतु तुम्हें मेरे लिए प्रार्थना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो प्रार्थना तुम किसी दूसरे गरीब के लिए बचा कर रखना। मेरे पास तो सब कुछ है, इतनी बड़ी हवेली, बड़ा खेत, धन, आभूषण, किसी वस्तु की कोई कमी नहीं है। समय का खेल कोई नहीं जानता मालिक। हीरालाल भिखारन को धन देता है और भिखारन चली जाती है। हीरालाल के 2 बेटे थे, सुजय और विजय। सुजय खेती करता था और विजय हीरालाल को हीरो के व्यापार में मदद करता था। एक दिन हाँ, विजय, पड़ोसी राज्य के एक धनिक को हमारे हीरो के आभूषण बहुत पसंद आए हैं। उनकी बेटी के विवाह के लिए हमें हीरो के आभूषण बनवाने हैं। इसलिए तुम तुम्हारे चाचा पन्नालाल के पास जाकर हीरे ले आओ। मैंने पन्नालाल से बात कर ली है, वो तुम्हें हीरे दे देंगे। पिताजी, इतने सारे आभूषण बनाने के लिए तो हमें बहुत सारे हीरो की आवश्यकता होगी। उसके लिए धन भी अधिक लगेगा। हम अपने व्यापार में इतना धन तो नहीं लगा सकते। हाँ पता है विजय, इसलिए मैंने हमारे राज्य के साहूकार सेठ मान सिंह से बात की है। सेठ मान सिंह मुझे कर्जा देने के लिए तैयार हैं। कल से उनसे कर्जे का धन लेकर तुम्हें देता हूँ, फिर तुम जाकर हीरे ले आना। अगले दिन विजय पत्रलाल से मिलकर हीरे ले लेता है। वो एक सुनसान मार्ग से हीरे लेकर जा रहा था। तभी उसके सामने 2 चोर आ जाते हैं। तुम्हारे पास जो भी है अभी के अभी हमें दे दो। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मैं तो अपने गांव जा रहा हूँ। अच्छा, तो इस पोटली में क्या छुपा कर ले जा रहे हो व्यापारी? नहीं, इसमें तो कुछ भी नहीं है। मदन विजय की गर्दन पर चाकू रखता है। सच में मेरे पास कुछ नहीं है। विजय कहता रहता है कि उसके पास कुछ भी नहीं है, पर कालिया और मदन उसकी पोटली छीन कर देखते हैं कि उसमें हीरे हैं। नहीं, वो हीरे मत ले जाओ। उसके बदले मैं तुम्हें धन देता हूँ, पर वो हीरे मुझे लौटा दो। हीरो के बदले धन? कालिया और मदन विजय को पीटते हैं और हीरे और उसके पास जितना भी धन था वो लेकर भाग जाते हैं। विजय के शरीर पर घाव हो जाते हैं। वो वैसे ही घर पहुंचता है। उसकी वो हालत देखकर, अरे विजय, ये क्या हुआ तुम्हें? रुको, मैं माँ और पिताजी को बुलाता हूँ। सुजय के बुलाने के बाद हीरालाल और उसकी पत्नी सुनीति वहाँ आते हैं। बेटा, क्या हुआ तुम्हें? कितनी बेदर्दी से मारा है मेरे बेटे को। पिताजी, मैं पन्नालाल चाचा से हीरे लेकर लौट रहा था, तभी 2 चोर आए और उन्होंने मुझे पीटकर मुझसे हीरे ले लिए। मेरे पास जो धन था वो भी लेकर भाग गए। बहुत पीटा उन्होंने मुझे पिताजी। क्या हीरे लेकर भाग गए? भगवान, अरे मैं तो लूट गया। अरे बर्बाद हो गया रे। अब मैं क्या करूं? अरे मुझे हीरो के आभूषण बनवा कर देने थे, अब वो तो नहीं दे पाऊंगा। और ऊपर से साहूकार से इतना बड़ा कर्जा लिया है, वो कैसे लौटाऊंगा रे? उन आभूषणों से तो धन मिलने वाला था, उसी से मैं साहूकार का कर्जा चुकाने वाला था। अब क्या करूं? आप चिंता मत कीजिए पिताजी, कोई न कोई रास्ता निकल जाएगा।
अरे अब क्या रास्ता निकलेगा? मेरे तो सारे रास्ते बंद हो गए रे। आप सेठ मान सिंह से जाकर मिलिए और उन्हें सब समझा दीजिए। वो जरूर आपको समय देंगे कर्जा लौटाने के लिए। हाँ, अब वही एक आशा है। अगले दिन हीरालाल सेठ मान सिंह से आकर मिलता है। अरे हीरालाल जी, आप तो बहुत जल्दी कर्जा लौटाने के लिए आ गए। अभी तो मोहलत खत्म होने में समय है। नहीं सेठ मान सिंह, मैं कर्जा लौटाने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि आपसे मोहलत बढ़ाकर मांगने आया हूँ। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। वो क्या हुआ कि जिन हीरो से मैं आभूषण बनवाने वाला था, वो सारे हीरे चोरी हो गए हैं। अब मैं आभूषण नहीं बनवा सकता, इसलिए मुझे आपका कर्जा लौटाने में थोड़ा समय लगेगा। यह तो बहुत बुरा हुआ आपके साथ। ठीक है, आपको 1 महीने की मोहलत देता हूँ, पर उसके लिए आपको कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। पहले तो मैंने आपको कुछ गिरवी रखे बिना कर्जा दे दिया था, क्योंकि हमारी इतने सालों की पहचान है और गांव में आपका इतना बड़ा नाम है। पर अब नहीं। मैं समझता हूँ सेठ मान सिंह, मैं अपना खेत और अपनी हवेली गिरवी रखता हूँ। यदि आपने 1 महीने के अंदर मेरा कर्जा नहीं लौटाया तो मुझे आपका खेत और आपकी हवेली पर कब्जा करने के सिवा और कोई चारा नहीं रहेगा। कुछ दिन बीत जाते हैं। हीरालाल बहुत कोशिश करता है, पर कहीं से भी वो कर्जा चुकाने के लिए धन का प्रबंध नहीं कर पाता है। पिताजी, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। हम दोनों भाई कहीं भी मजदूरी करके हम सबका पेट पालने जितना तो कमा ही लेंगे। हाँ, सेठ मानसिंह ने दी हुई मोहलत भी अब कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएगी। मैं भी वही विचार कर रहा हूँ बच्चों, हम सब रास्ते पर आ जाएंगे। उस दिन उस भिखारन ने सही कहा था, समय का खेल कोई नहीं जानता। मुझे कितना घमंड था अपने आप पर कि मेरे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है, मेरा कभी कुछ बुरा नहीं हो सकता। पर अब देखो, समय ने ऐसी मात दे दी कि अब शायद सर पर छत भी नहीं होगी। 1 महीना पूरा हो जाता है और हीरालाल सेठ मान सिंह को कर्जा नहीं लौटा पाता है। फिर सेठ मान सिंह उसकी हवेली आते हैं। हीरालाल जी, 1 महीने की मोहलत खत्म हो गई और आप कर्जा नहीं चुका पाए हैं, इसलिए दुर्भाग्यवश मुझे आपकी हवेली और खेत पर अपना कब्जा करना पड़ेगा। जानता हूँ सेठ मान सिंह, मैं अपने परिवार के साथ कहीं चला जाऊंगा। सेठ मान सिंह हीरालाल व्यापारी के हवेली और खेत पर कब्जा कर लेते हैं। हीरालाल का पूरा परिवार अब रास्ते पर आ जाता है। कोई उन्हें दया भरी नजरों से देख रहे थे, तो कोई कह रहा था कि इतना घमंड था इसे, आज पूरा उतर गया। हीरालाल गर्दन झुकाकर वहाँ से चला जाता है। उसका परिवार अब दूसरे गांव में आकर रहने लगता है। एक खेत के पास झोपड़ा बनाकर सब रहने लगते हैं। पिताजी, हमने झोपड़ा तो बना लिया, पर अब हमें खर्चा चलाने के लिए कोई काम तो करना पड़ेगा। हाँ बेटा, मैं भी वही सोच रहा हूँ कि हम क्या कर सकते हैं। पिताजी, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। हम दोनों भाई कहीं भी मजदूरी करके हम सबका पेट पालने जितना तो कमा ही लेंगे। जानता हूँ बेटा, पर बात सिर्फ हमारा पेट पालने की नहीं है। जितनी जल्दी हम साहूकार का कर्जा चुकाएंगे, उतनी ही जल्दी हम उनसे अपना खेत और हवेली वापस ले पाएंगे। मुझे भी कुछ तो करना ही होगा। आप सब काम करेंगे तो मैं भी यही गांव में कहीं बर्तन मांजने का काम कर लूंगी, उतना ही मेरा थोड़ा हाथ लगेगा।
सुजय और विजय अनाज के एक व्यापारी के पास मजदूरी का काम करने लगते हैं। वहीं हीरालाल एक सुनार के पास आभूषण की नई नई रचना बनाने का काम करने लगता है। सुनीति भी 4 घरों में बर्तन मांजने का काम करने लगती है। समय ने अपना ऐसा चक्र घुमाया कि हमें इतनी बड़ी हवेली से छोटे से झोपड़े में लाकर रख दिया। सुनीति, तुम्हें हवेली में किसी काम की जरूरत नहीं पड़ती थी, सभी काम नौकर कर लेते थे, और आज देखो तुम लोगों के घर जाकर बर्तन मांज रही हो। मेरे बेटे जो इतनी अमीरी में पैदा हुए हैं वो मजदूरी कर रहे हैं। मुझे ये सब देखकर बहुत दुख हो रहा है। पिताजी, ये सब मेरे कारण हो रहा है। उस दिन अगर मैं चौकन्ना रहता तो शायद चोरी नहीं होती। नहीं बेटा, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। अब उन चोरों ने तुम्हारी गर्दन पर चाकू रख दिया तो तुम क्या करते? ये तो अच्छा हुआ कि उन्होंने तुम्हें जान से नहीं मारा। हाँ विजय, तुम अपने आप को दोषी मत मानो। ये तो समय का खेल है। देखना ये समय भी बीत जाएगा। सभी अपने अपने काम कर रहे होते हैं। 3-4 महीने बीत जाते हैं। एक दिन सब सुजय और विजय अपना काम करके लौट रहे थे, तब विजय और मदन चोरों को देखता है। सुजय और विजय दोनों पेड़ के पीछे छुपकर दोनों चोरों की बातें सुनने लगते हैं। मदन, सुना है महारानी स्वाति के लिए महाराज ने स्वर्ण और हीरो से जड़ित आभूषण बनवाए हैं, और वो भी दूर राज्य के किसी माहिर कारीगर से। वो सारे आभूषण 2 दिन के अंदर हमारे राज्य में लाए जाएंगे। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा अवसर है। बहुत बड़ा खजाना हाथ लग जाएगा। साफ कर लेते हैं। हाँ, और फिर पिछले 6 महीने में जितनी भी चोरियां की है वो सब चोरी का सामान लेकर किसी दूसरे राज्य में फुर हो जाएंगे। बाद में सब एक साथ ही बेच देंगे। सुजय और विजय घर चले जाते हैं। फिर पिताजी, जिन चोरों ने मुझे उस दिन लूटा था, उन दोनों आज चोरों को हमने बात करते हुए सुना। वो चोर इस बार महारानी के आभूषण चुराने की योजना बना रहे हैं। क्या? महारानी के आभूषण चुराने की योजना? इतना बड़ा साहस उनका? पिताजी, मुझे लगता है हमें महाराज को इस बात की जानकारी देनी चाहिए। अगले दिन हीरालाल के साथ सुजय और विजय महाराज विक्रम से मिलने आते हैं। महाराज की जय हो। मैं हीरालाल व्यापारी हूँ। मैंने सुना है आपके विषय में। आपके साथ बहुत बुरा हुआ है। हाँ महाराज, परंतु मेरे इतना बुरा जिसके कारण हुआ है, वो दोनों चोर इस बार महारानी के आभूषण चुराने की योजना बना रहे हैं। महारानी के आभूषण? हाँ महाराज, मैंने और मेरे भाई ने कल दोनों चोर कालिया और मदन को बातें करते हुए सुना है। फिर सुजय और विजय दोनों महाराज विक्रम को दोनों चोरों की जो बातचीत सुनी थी वो सब बता देते हैं। क्या उन दोनों का इतना दुस्साहस? महारानी के आभूषण चुराने की योजना बना रहे हैं वो? हाँ महाराज, वो कह रहे थे कि पिछले 6 महीने में उन्होंने कई चोरियां की है, और उन सभी चोरियों से प्राप्त किए हुए धन और आभूषण को वो किसी दूर के राज्य में जाकर बेचने वाले हैं। महाराज, 4 महीने पहले हमारे कीमती हीरो की चोरी हुई थी। यदि वो चोर पकड़े गए तो कदाचित हमारे हीरे भी हमें पुनः प्राप्त हो सकते हैं। हाँ महाराज, हमारी तरह ही कई और भी लोग होंगे जिनके घरों में उन चोरों ने चोरियां की हैं। उन्हें भी अपना धन प्राप्त हो सकता है। हाँ, किसी भी प्रकार से हमें उन दोनों चोरों को रंगे हाथ पकड़ना होगा। महामंत्री, जिस मार्ग से महारानी के आभूषण यहाँ लाए जाने वाले हैं, उस पूरे मार्ग पर
हमारे सैनिक इस प्रकार से छुपाकर बिठा दीजिए कि उन चोरों को उनकी भनक ना लगे। जिस समय वो उन आभूषणों को लुटाने का दुस्साहस करेंगे, उसी क्षण हमारे सैनिक उन्हें पकड़ लेंगे और उनसे चोरों का सारा धन प्राप्त कर लेंगे। महाराज का आदेश लेकर महामंत्री अपने सेनापति और सैनिकों को महाराज की योजना समझा देते हैं। सभी सैनिक मार्ग में छुप जाते हैं। अगले दिन दूसरे राज्य के कुछ लोग एक बड़ा पिटारा लेकर उस मार्ग से जाने लगते हैं। तभी वहां छुपे हुए कालिया और मदन, कालिया, ये अवश्य वही पिटारा होगा जिसमें महाराज ने महारानी के लिए बनवाए हुए आभूषण हैं। हाँ, ये वही है। चलो इन्हें लूट लेते हैं। पर वहां कितने लोग हैं? हम इतने सारे लोगों के बीच जाकर चोरी कैसे कर सकते हैं? उसका भी उपाय है। उनके यहाँ तक आने से पहले हम मार्ग में कांटे बिछा देते हैं। जैसे ही उन्हें कांटे चुभ जाएंगे, वो पिटारा छोड़कर अपने पैर पकड़ लेंगे और उसी अवसर का फायदा उठाकर हम पिटारा लेकर भाग जाएंगे। अरे वाह, क्या योजना बनाई है तुमने! चलो। दोनों चोर अपने साथ लाए हुए कांटे मार्ग पे बिछाने लगते हैं। तभी वहां छुपे हुए सैनिक आकर उन दोनों को पकड़ लेते हैं। सैनिक कालिया और मदन को महाराज विक्रम के सामने ले आते हैं और महारानी के आभूषणों का पिटारा भी सुरक्षित राजमहल पहुंच जाता है। तो तुम ही हो वो दोनों चोर जिन्होंने पिछले कुछ महीने में हमारे राज्य में चोरियां की हैं, और अब तुम्हारा साहस इतना बढ़ गया है कि तुम दोनों ने महारानी के आभूषण की चोरी करने की योजना बना ली। विजय, यही है ना वो दोनों चोर? हाँ महाराज, यही है वो चोर कालिया और मदन। इन्होंने ही मेरे हीरे चुराए थे और मुझे पीटा था। बताओ, आज तक तुमने जो चोरी की है वो सब चोरी का सामान कहाँ छुपा कर रखा है? महाराज, वो तो हमने कब का बेच दिया है। नहीं, तुम असत्य बोल रहे हो। तुमने पिछले 6 महीने में जितनी चोरियां की है, वो सब सामान तुम दूर के किसी राज्य में जाकर बेचने वाले हो। ये हमें पता है। सत्य बताओ, तुम्हारे कारण मेरे पिताजी को कितना कष्ट सहना पड़ रहा है। मेरी माँ, जिसे हवेली में एक भी काम नहीं करना पड़ता था, उसके एक पुकार पर नौकर उसके सामने आकर हाजिर हो जाते थे। वो आज लोगों के घर जाकर बर्तन मांज रही है। मेरे पिताजी, जो स्वयं हीरो के आभूषण पहनते थे, उन्हें आज दूसरे सुनार की दुकान पर आभूषणों की रचना थोड़े से धन के लिए बनानी पड़ रही है। शीघ्र बताओ, अन्यथा सैनिक तुम्हें मारकर सत्य उगलवा सकते हैं। नहीं महाराज, हम सत्य बताते हैं। हमने आज तक चोरी किया हुआ सारा सामान वन में एक गुफा के अंदर छुपा कर रखा है। उसमें हीरे और बाकी लोगों का सारा सामान है। महाराज विक्रम महामंत्री के साथ सैनिकों को भेजकर उस गुफा से सारा चोरी का सामान राजमहल लाने को कहते हैं। कुछ देर के बाद सैनिक और महामंत्री चोरों का ढेर सारा सामान लेकर आते हैं। चोरी का सामान तो मिल गया। अब इन्हें दंड देने का समय है। इन दोनों को 100 कोड़े मारकर इनका एक हाथ तोड़कर इन्हें काल कोठरी में डाल दो। नहीं महाराज, हमारा हाथ मत तोड़िए। हमें इतना कठोर दंड मत दीजिए। तुम्हारे जिन हाथों ने चोरी जैसा दुष्कर्म किया है, उनका टूट जाना ही उचित है, ताकि तुम आगे जाकर कभी ऐसा कोई कार्य न करो। महाराज हीरालाल व्यापारी के हीरे उन्हें दे देते हैं। साथ ही उन सभी को उनका धन और आभूषण प्राप्त हो जाती है, जिन्हें चोरों ने चुराया था। पिताश्री, हीरे तो प्राप्त हो गए हैं, परंतु अब तो विवाह संपन्न हो गया होगा, जिसके लिए हमें आभूषण बनवाने थे। अब हम इन हीरो का क्या करें? पड़ोस राज्य में हमसे भी बड़ा हीरो का एक व्यापारी है। मैं उन्हें जाकर ये हीरे बेच देता हूँ।
हीरालाल व्यापारी अपने हीरो को दूसरे राज्य के एक बड़े व्यापारी को हीरे बेच देते हैं। उन्हें धन प्राप्त हो जाता है और वो साहूकार का कर्जा चुका देते हैं। उन्हें उनकी हवेली और खेत फिर से मिल जाते हैं। साथ ही हीरालाल व्यापारी को ये सबक भी मिल जाता है कि समय का खेल सबसे निराला होता है, जिस पर हमारा कोई बस नहीं होता। मस्त कहानियाँ। रामू और सुरेश एक वन के मार्ग से अपने दोस्त विजय के विवाह में शामिल होने के लिए जा रहे थे। दोनों बातें करते हुए आगे बढ़ रहे थे। तब अरे सुरेश, हम सही रास्ते में तो जा रहे हैं ना? विजय ने इसी रास्ते से आने के लिए कहा था या किसी और रास्ते से? अरे उसने तो इसी वन के पीछे से घूमकर आने को कहा था, परंतु हमारे पास इतना समय कहाँ है। अगर इस वन के चक्कर मारकर जाएंगे तो जाते जाते शाम हो जाएगी और विजय की बारात निकल जाएगी। इसलिए हम इस वन के भीतर से जा रहे हैं। वन के भीतर से जाने से हमारा बहुत समय बच जाएगा। अच्छा, परंतु यहाँ कोई खतरा हुआ तो? इसलिए तो ये छड़ी रखी है हाथ में। इस छड़ी को जमीन पर पटकने से कोई जानवर हमारे पास नहीं आएगा। दोनों अपनी अपनी छड़ी को जमीन पर पटकते हुए आगे जाने लगते हैं। वन के बीचों बीच जाने के बाद अचानक उन्हें किसी की डरावनी हंसी की आवाज आने लगती है। इससे पहले कि उन्हें कुछ समझ आए, वो दोनों अचानक बुढ़े बन जाते हैं। उनके बाल सफेद हो जाते हैं और शरीर कमजोर हो जाता है। दोनों के शरीर और चेहरे पर झुर्रियां पड़ जाती हैं। उनके पैर इतने भारी हो जाते हैं कि वो मुश्किल से एक एक पग आगे बढ़ाकर चलने लगते हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि उनके साथ अचानक ये क्या हुआ है। अरे सुरेश, ये हमें अचानक क्या हो गया? अरे अरे मेरे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है दोस्त। एक पल में इतने साल बीत गए, अब हम घर कैसे लौटेंगे? हमसे तो चला भी नहीं जा रहा है। रामू और सुरेश ऐसे ही वन में भटकने लगते हैं। उन्हें आगे जाने का मार्ग ही नहीं मिल रहा होता है। एक दिन उस राज्य के महाराज अभिषेक को कुछ करीब लोग उनके राज्य आ रहे थे। दूसरे राज्य के मंत्री के साथ उनकी पत्नी, 2 बेटियां और एक बेटा भी था। वन में प्रवेश करने के बाद सभी बूढ़े बन गए और उनके शरीर कमजोर पड़ गए। वो पांचों भी उस वन में भटकने लगते हैं। इधर महाराज अभिषेक राजमहल में उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। प्रधान जी, बहुत देर हो गई। अब तक तो हमारे अतिथियों को राजमहल में आ जाना चाहिए था। हाँ महाराज, पड़ोसी के राज्य से यहाँ तक आने में इतना समय तो नहीं लगता है। कहीं कुछ अनुचित तो घटित नहीं हुआ है? प्रधान जी, अभी हमारे गुप्तचरों को भेजिए और उनके विषय में जानकारी प्राप्त कीजिए। प्रधान जी अपने गुप्तचरों को अतिथियों के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए भेजते हैं। कुछ देर के बाद गुप्तचर आकर प्रधान जी को कुछ बताते हैं। महाराज, गुप्तचरों से जानकारी मिली है कि आपके सभी विशेष अतिथि उनके राज्य से निकल चुके थे। अपना समय बचाने के हेतु वो वन के मार्ग से आ रहे थे, तो वो वन के भीतर प्रवेश तो कर गए, परंतु वन के बाहर नहीं आए हैं। इसका अर्थ है कि वो वन में ही हैं। हाँ महाराज, कदाचित उन्हें किसी वन्य पशु ने अपना भोजन बना लिया हो। नहीं प्रधान जी, मंत्री जी शिकार और युद्ध कला में निपुण हैं। दूर से अपने आसपास के प्राणियों के विषय में जान लेते हैं। वो किसी प्राणी का शिकार नहीं बन सकते। अवश्य कोई दुविधा है, मैं ही जाकर देखता हूं। वो हमारे अतिथि हैं और उनकी सुरक्षा का दायित्व भी हमारा है। महाराज अभिषेक वन की ओर प्रस्थान करते हैं। सबसे पहले वो अपने गुरुदेव से आकर मिलते हैं। गुरुदेव, एक विचित्र समस्या आई है। बताओ पुत्र, क्या समस्या है? गुरुदेव, मेरे अतिथि राज्य में आने वाले थे, परंतु
वो आते समय एक वन में लुप्त हो गए हैं। मैं उनके विषय में समाचार प्राप्त करने के लिए जा रहा हूँ। आपसे भेंट करके आपका आशीर्वाद लेने आया हूँ। उस वन में जाने वाला हर एक व्यक्ति वहां लुप्त हो जाता है राजन। तुम यदि सीधे उस वन के भीतर प्रवेश करोगे तो तुम भी लुप्त हो जाओगे। आपके कथन का क्या अर्थ है गुरुदेव? पुत्र, जिस वन में तुम्हारे अतिथि लुप्त हो गए हैं वो एक विचित्र वन है। विचित्र वन? आपके कहने का तात्पर्य क्या है गुरुदेव? उस वन में एक दुष्ट जादूगरनी रहती है जिसने अपनी जादू से उस वन को घेर कर रखा है। उस दुष्ट जादूगरनी ने वन की देवी वन देवी को बंदी बनाकर रखा है। उस वन में प्रवेश करना खतरे से खाली नहीं है। गुरुजी की बात सुनकर महाराज चिंता में पड़ जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि अब उनके अतिथियों की सुरक्षा के विषय में क्या योजना बनाई जाए। गुरुदेव, आप ही मेरा मार्गदर्शन कीजिए और मुझे आगे का रास्ता बताइए। गुरुजी महाराज को बताना शुरू करते हैं। सुनो पुत्र, कुछ समय पहले उस वन में एक दुष्ट जादूगरनी आई थी। उसने अपनी शक्तियां बढ़ाने के लिए और अमर बनने के लिए कुछ विशेष वस्तुओं की आवश्यकता थी। वो वन देवी के पास गई और उसने वन देवी से उन वस्तुओं की मांग की, परंतु वन देवी ने उसके दुष्ट हेतु को जानकर ना कह दिया। इस बात से क्रोध में आकर दुष्ट जादूगरनी ने वन देवी को बंदी बना लिया और कैद कर लिया। उसके बाद जादूगरनी ने जो भी मनुष्य चाहे, वो स्त्री हो या पुरुष, जो भी वन में प्रवेश करे उसे अपनी उम्र से ज्यादा बुढ़ा बनाने की शुरुआत की। जो भी उस वन में प्रवेश करता है वो इतना बुढ़ा बन जाता है कि उसके पूरे शरीर पर झुर्रियां पड़ जाती है और उसका शरीर कमजोर बनकर झुक जाता है। गुरुजी महाराज अभिषेक को उस मायावी विचित्र वन के विषय में जानकारी दे रहे थे। गुरुदेव, उस दुष्ट जादूगरनी से वन देवी और वन को मुक्त करने का कोई तो उपाय होगा ना गुरुदेव? हाँ, अवश्य है, परंतु बड़ा कठिन है। फिर गुरुदेव महाराज को कुछ बताते हैं और महाराज वन की ओर बढ़ने लगते हैं। वन में प्रवेश करते ही महाराज अभिषेक हाथ जोड़कर एक मंत्र का जाप करते हैं जो उन्हें गुरुदेव ने दिया होता है। उस दिव्य मंत्र के कारण महाराज पर दुष्ट जादूगरनी के जादू का कोई प्रभाव नहीं होता और वो बुढ़े नहीं बनते हैं। फिर महाराज अपने घोड़े को एक पेड़ से बांधते हैं और चलते हुए आगे जाने लगते हैं। कुछ दूर जाने के बाद महाराज को एक बड़ा शेर दिखाई देता है। उस खूंखार शेर को देखकर महाराज अपना धनुष उठाते हैं और शेर पर एक तीर चला देते हैं। शेर नीचे गिर जाता है। फिर महाराज उसके पास आकर, मुझे क्षमा करना वनराज शेर, मुझे किसी कारणवश आप पर तीर चलाना पड़ा, परंतु मैं आपके प्राण नहीं लेना चाहता, इसलिए मैंने केवल आपको बेहोश किया है। कुछ ही देर में आपको होश आ जाएगा। ऐसा कहकर महाराज अभिषेक शेर की मूंछ का बाल खींच लेते हैं और आगे जाने लगते हैं। आगे जाने के बाद महाराज एक गुफा के पास जाते हैं जहां नागों का एक समाज रहता था। महाराज उन नागों की रानी के पास जाते हैं। नागों की रानी के सर पर एक दिव्य मणि चमक रही थी। नागों की रानी नागवती की जय हो। कलिंग नरेश, महाराज अभिषेक, आप मेरे राज्य में आए हैं, अर्थात आपका अवश्य कोई विशेष कार्य है। हाँ नागवती, मुझे किसी विशेष कार्य हेतु आपके नागमणि की आवश्यकता है। आपसे नागमणि प्राप्त करने के लिए मैं आया हूँ। आपको नागमणि की क्या आवश्यकता पड़ गई? फिर महाराज नागों की रानी को दुष्ट जादूगरनी के विषय में सब बता देते हैं
और गुरुजी ने उन्हें क्या करने को कहा है वो भी बताते हैं। इससे पहले भी कुछ लोग मेरे पास आए थे और मेरी मणि प्राप्त करने की कोशिश की, परंतु वो मणि समाज के लिए नहीं अपितु खुद के लिए चाहते थे। जब मैं उन्हें मणि की शर्त के विषय में बताती तब सब पीछे हटकर वापस चले जाते। कैसी शर्त नागवती? यदि इस दिव्य नागमणि का उपयोग किसी ने अपने खुद के स्वार्थ के लिए किया या असत्य बोलकर इसे प्राप्त किया तो उसी क्षण उसके मस्तक के 100 टुकड़े हो जाएंगे। इसी भय के कारण सभी नागमणि को प्राप्त करने का विचार त्याग देते हैं। नागवती, मैं सत्य कह रहा हूँ। मुझे गुरुदेव ने जो कहा मैं केवल उसी का पालन कर रहा हूँ। मैं अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए उस मणि की अपेक्षा नहीं कर रहा हूँ। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि कृपया आप मुझे वो मणि दे दें। और वैसे भी यदि मैंने असत्य कहा तो मेरे प्राण तो चले जाएंगे ही। नागवती महाराज अभिषेक की बातों से सहमत होती है और उन्हें वो नागमणि दे देती है। महाराज शेर का बाल और नागमणि लेकर आगे चलने लगते हैं। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें एक तालाब दिखाई देता है। फिर ये अवश्य वही तालाब है। इस तालाब में कमल के फूल भी हैं। गुरुदेव ने कहा था कि शेर का बाल नागमणि प्राप्त करने के बाद मुझे इस तालाब के कमल के फूल को तोड़कर उसकी केसर की डंडी को तोड़ लेना है। इधर जादूगरनी के जादू से जितने भी लोग बूढ़े हो गए थे वो थके हारे वक्त देवी के पास पहुंचते हैं। उन सबको ऐसे देखकर वक्त देवी को बहुत दुख होता है। दुष्ट जादूगरनी, तुमने मेरे आश्रय में आए हुए मनुष्यों की आयु इतनी बढ़ा दी है कि वो बेचारे ठीक से चल भी नहीं पा रहे हैं। तुम्हारी इस दुष्टता और पाप का दंड तुम्हें अवश्य मिलकर ही रहेगा। कोई भी मेरी जादू से नहीं बच सकता। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मुझे जो भी चाहिए वो मुझे दे दो। यदि तुम मेरी बात मान लेती तो ये सब नहीं होता। तुम दुष्ट हो जादूगरनी। यदि तुम उस नागमणि को प्राप्त कर लेती तो तुम्हारी दुष्टता का कोई अंत नहीं होता। तुम इस पूरे वन पर अपना अधिकार कर लेती और पर्यावरण का नाश कर देती। वन पर अधिकार तो अब भी मेरा ही है। जो भी इस वन में प्रवेश करता है वो मेरी जादू से बच नहीं पाता। एक दिन अवश्य आएगा जब कोई सत्पुरुष तुम्हारे इस जादू को काट देगा और इस वन को तुम्हारी माया से मुक्त करेगा। मैं भी उसकी प्रतीक्षा करूंगी। जादूगरनी जोर जोर से हंसने लगती है। महाराज अभिषेक तालाब के तट पर खड़े हुए थे। वो नीचे बैठकर कमल का फूल तोड़ने के लिए पानी में हाथ डालते हैं तो फूल पानी के अंदर चला जाता है। महाराज दूसरा फूल तोड़ने लगते हैं। वो दूसरा फूल भी पानी में चला जाता है। महाराज को समझ नहीं आता कि ये आखिर हो क्या रहा है। महाराज कई बार प्रयत्न करते हैं परंतु उनके हाथ में एक भी फूल नहीं आता। ये क्या हो रहा है? जैसे ही मैं फूल तोड़ने जाता हूँ ये फूल पानी के अंदर चला जाता है। समझ नहीं आता क्या करूं। महाराज विचार कर ही रहे होते हैं कि तभी तालाब के पानी से महाराज अभिषेक, ये कमल के फूल दिव्य है। ये आपको इतनी सरलता से प्राप्त नहीं होंगे। मुझे इस कमल के फूल की बहुत आवश्यकता है। कृपया मुझे ये फूल लेने की अनुमति दीजिए। महाराज, ये फूल दिव्य है। कोई भी मनुष्य इस फूल को स्पर्श नहीं कर सकता। यदि आपको ये फूल प्राप्त करना है तो आपको कोई योजना बनानी होगी। अवश्य, आपका बहुत बहुत आभार। आपने मुझे मार्ग दिखाया। महाराज वही तालाब के किनारे बैठकर विचार करने लगते हैं। अचानक वो उठते हैं और अपना धनुष उठाकर खड़े हो जाते हैं
और एक मंत्र बोलते हैं। उनके मंत्र बोलते ही एक दिव्य बाण उस धनुष पर उत्पन्न हो जाता है। महाराज उस बाण को तालाब में छोड़ते हैं। बाण के तालाब में जाते ही एक कमल का फूल बाण के ऊपर आता है। महाराज उस फूल को बाण से निकाल लेते हैं। फिर महाराज उस कमल के फूल के अंदर की केसर की डंडी निकालकर फूल को तालाब में छोड़ देते हैं। फिर महाराज नागमणि को हाथ में लेकर शेर के मुंह के बाल से नागमणि को छेद करते हैं। इस छेद में कमल के केसर को पिरोते हैं और उसे उस मणि को लेकर वो वन के ओर अंदर जाते हैं। उन्हें पेड़ से बंधी हुई वन देवी दिखाई देती है। महाराज वन देवी के लिए जाते हैं। तभी उन्हें तेज झटका लगता है। तुम उसे नहीं मुक्त कर सकते राजा। तो तुम ही हो वो दुष्ट जादूगरनी जिसने वन देवी और इस वन को अपनी माया से जकड़ रखा है। देखा दुष्ट जादूगरनी, मैंने कहा था ना कि कोई अवश्य आएगा जो इस वन को तुम्हारी माया से मुक्त करेगा। हाँ, ये राजा यहाँ तक पहुँचा है, इसका अर्थ है कि ये सत्य में बलवान है। राजा, तुम यहाँ तक पहुँचे हो और बूढ़े नहीं बने हो, अर्थात तुम पर मेरी जादू का कोई प्रभाव नहीं हुआ है। तुम अवश्य दिव्य विद्याओं का उपयोग करके यहाँ तक आए हो। जादूगरनी, अपनी प्रजा और इस वन को मुक्त करने के लिए मैं किसी भी विकट परिस्थिति का सामना कर सकता हूँ। परंतु महाराज, आपको इस दुष्ट जादूगरनी के विषय में कैसे ज्ञात हुआ? वन देवी, मेरे गुरुदेव ने मुझे इसके बारे में सब बता दिया है। ये अमर होकर अपनी शक्तियां बढ़ाना चाहती है और इसलिए उसे जो भी वस्तुओं की आवश्यकता थी मैं ले आया हूँ। नहीं महाराज, यदि ये अमर बन गई तो ये केवल इस वन को ही नहीं अपितु पूरे जगत को नष्ट कर देगी। नहीं वन देवी, मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा। इससे पहले कि ये अमर बन जाए मैं इसकी हत्या कर दूंगा। तुम मेरी हत्या नहीं कर सकते क्योंकि मेरे प्राण इस शरीर में नहीं बसते। तुमने यदि मेरे इस शरीर को नष्ट कर भी दिया फिर भी मैं किसी दूसरे शरीर के माध्यम से पुनः प्रकट हो जाऊंगी। तभी जादूगरनी देखती है कि महाराज अभिषेक के हाथ में केसर पिरोआ हुआ नागमणि है। जादूगरनी महाराज के हाथ से वो मणि छीन लेती है और अपने गले में पहनने लगती है। तभी महाराज अपनी तलवार निकालते हैं। उनके हाथ में तलवार देखकर लगता है तुमने मेरी बात को ठीक से नहीं सुना। तुम मेरे शरीर को नष्ट कर सकते हो परंतु मेरे प्राण नहीं ले सकते। मैं इस नागमणि को अपने गले में पहनकर अब सदा के लिए अमर हो जाऊंगी। सभी वनों पर मेरा अधिकार होगा। जादूगरनी खुशी से उस नागमणि को अपने गले में पहनने लगती है। तभी महाराज उनके पीछे जो पेड़ था उस पेड़ पर बैठे हुए वो तलवार चला देते हैं। जादूगरनी जोर जोर से चिल्लाने लगती है। नहीं नहीं, तुम्हें कैसे ज्ञात हुआ? जब नागवती ने मुझे नागमणि दी थी तभी तुम्हारे प्राण कहाँ स्थित है वो भी उन्होंने मुझे बताया था। तुम भी नष्ट हो जाओगी और तुम्हारे जादू का प्रभाव भी नष्ट हो जाएगा। प्राण त्याग देता है और जादूगरनी नष्ट हो जाती है। जादूगरनी के नष्ट होते ही उस वन से अंधकार नष्ट हो जाता है। सभी लोग जो बूढ़े हुए थे वो अपने अपने वास्तव आयु में बदल जाते हैं। सभी स्वस्थ हो जाते हैं और महाराज को प्रणाम करते हैं। महाराज वन देवी से वो नागमणि लेने की विनती करती है। तब नहीं महाराज, ये नागमणि आप नागवती को लौटा दीजिए। फिर जब किसी को इसकी आवश्यकता होगी तो नागवती उसकी सहायता कर सकती है। वन देवी अपने स्थान पर लौट जाती है। महाराज के साथ सभी लोग जो उस वन में फंसे हुए थे सभी वन के बाहर आते हैं। वन से बाहर आते समय महाराज नागों की रानी नागवती को नागमणि लौटाते हैं और उनके आभार मानते हैं। महाराज के अतिथि महाराज के साथ उनके राजमहल में आते हैं। महाराज के पराक्रम से दुष्ट जादूगरनी के जादू से विचित्र वन सदा के लिए मुक्त हो जाता है।